नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान इजराइल का युद्ध बहुत भयानक मोड़ पर पहुंच गया, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन आज की रात कातिलाना रात साबित होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, दोनों ही तरफ से भयावह परिस्थितियां हैं। ट्रंप किसी भी तरह सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि ट्रंप के विरोध में उसकी सरकार, विपक्ष, अमेरिका की जनता और फोर्स में भी विरोध है। उसके बावजूद बार बार यह धमकी ट्रंप का विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को भी ध्वस्त कर रही है। मार्केट को भरोसा नहीं हो रहा है कि यह युद्ध किस दिशा में जाएगा। लेकिन ट्रंप का जो धमकी है, वह धमकी अब बहुत डरावनी है, जिसको लेकर के आज रात 8:10 पर मियाद खत्म होता है। अमेरिका की धमकियों के अनुसार भारत में आज रात 8:10 पर समाप्त हो जाता है। ऐसे में ईरान ने भी पूरी मुस्तैदी से तैयारी कर रखी है और बहुत भयावह तैयारी ईरान ने कर रखी है। अमेरिका की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जितने बार भी 48 घंटे का, 5 दिन का, 10 दिन का, फिर 48 घंटे का जो भी समय लिया, एक भी समय पर अपना वादा पूरा नहीं किया है। लेकिन वहीं पर ईरान ने जो भी धमकियां दी, लिस्ट जारी करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ऐलान करता है और वार्निंग देता है कि मैं इस जगह पर हमला करने जा रहा हूं, इस वाटर प्लांट पर या पावर प्लांट पर या बिल्डिंग पर। वहां के आसपास के लोग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी पर चले जाए, क्योंकि मैं उसे टारगेट कर चुका हूं। और उसको फिर उड़ा देता है उतने घंटे के बाद। इस बार भी ईरान ने वैसे ही किया है, पूरे मिडिल ईस्ट को टारगेट में ले लिया है। पावर प्लांट को, वाटर प्लांट को, केमिकल प्लांट को, ब्रिज को। फिर ध्यान से सुनिए, ब्रिज जो कनेक्शन एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ता है, ब्रिज को, पावर प्लांट को, वाटर प्लांट को, केमिकल प्लांट को निशाने पर ले चुका है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका अगर हमला करता है, पावर प्लांट पर हमला करने के लिए कहा है, अगर करता है तो 30 मिनट के अंदर ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को अंधेरे में डुबो देगा और सभी रास्ते बंद कर देगा। ऐसे में ईरान का एक दावा आया है, जो ईरान ने अपने देशवासियों से को लेकर ऐलान किया है। ईरान ने लोगों से पावर प्लांट के पास मानव श्रृंखला बनाने की अपील की है। अपने देश की जनता से ईरान ने कहा है, और ईरान की जनता सड़क पर आ गई और सरकार के साथ खड़ी हो गई है। ईरान ने लोगों से पावर प्लांट के पास मानव श्रृंखला बनाने की अपील की है। बड़े ध्यान से समझिएगा आप दर्शक। ईरान सरकार ने अपने नागरिकों, खासकर युवाओं, कलाकारों और खिलाड़ियों से अपील की है कि वे 7 अप्रैल को देश भर के पावर प्लांट के पास मानव श्रृंखला बनाएं। 7 तारीख यानी कि आज युवा, कलाकार और खिलाड़ियों से अपील की है कि 7 अप्रैल को पूरे ईरान के अंदर जितने भी पावर प्लांट हैं, सभी पावर प्लांट पर मानव श्रृंखला बनाए, घर में न रहे, पूरी तरफ से, चारों तरफ से घेर ले और भागे ना, वहां से हिले ना।
अपना जज्बा दिखाए। सरकार का कहना है कि इसका मकसद अमेरिकी हमलों में से सार्वजनिक ढांचे की सुरक्षा करना है, इसलिए कि उसकी सुरक्षा के लिए वह तैयार रहे। ईरान के युवाओं और खेल मामलों के उप मंत्री अलीरेजा रहीमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम सब हाथों में हाथ डालकर यह कहेंगे कि सार्वजनिक ढांचे पर हमला करना युद्ध अपराध है। इंटरनेशनल कानून यह कहता है, युद्ध का इतिहास यह कहता है कि किसी सार्वजनिक ढांचे को, जहां आम व्यक्ति को जिससे फायदा होता है, वहां पर युद्ध में कोई हमला नहीं किया जा सकता। जैसे ब्रिज, जैसे स्कूल, जैसे कॉलेजेस, जैसे यूनिवर्सिटी, जैसे हॉस्पिटल, जैसे पावर प्लांट, वाटर प्लांट, ऐसे जगहों पर हमले नहीं कर सकते। फूड प्रोडक्ट कंपनी आप नहीं हमले कर सकते, लेकिन इन चीजों को बार बार इजराइल और अमेरिका टारगेट कर रहे हैं। इसके लिए फिर मैं एक बार आप दर्शकों को यह बता रहा हूं, आप दर्शक जरूर इसे सुनिए कि ईरान ने लोगों से पावर प्लांट के पास मानव श्रृंखला बनाने की अपील की। ईरान सरकार ने अपने नागरिकों, खासकर युवा कलाकार और खिलाड़ियों से अपील की है कि 7 अप्रैल को देश भर के पावर प्लांट के पास मानव श्रृंखला बनाए। सरकार का कहना है कि इसका मकसद अमेरिकी हमलों से सार्वजनिक ढांचे की सुरक्षा करना है। ईरान के युवा और खेल मामलों के उप मंत्री अलीरेजा रहीमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम सब हाथों में हाथ डालकर यह कहेंगे कि सार्वजनिक ढांचे पर हमला करना युद्ध अपराध है। आगे ईरान सरकार और क्या कह रही है अपने देश के नागरिकों को। रेलवे सिस्टम पर इजराइल की धमकी के बाद ईरान में अफरा तफरी। रेलवे का जो सिस्टम है उस पर इजराइल ने धमकी दिया है कि हम हमला करेंगे, इससे अफरा तफरी का माहौल है। ईरान में रेलवे सिस्टम को निशाना बनाने की इजरायली धमकी के बाद हालात बिगड़ने और अफरा तफरी फैलने की आशंका जताई जा रही है। तेहरान से रिपोर्ट के अनुसार यह पहली बार नहीं है जब ईरान को इस तरह की धमकियां मिली हैं, लेकिन लोग इसे गंभीरता से ले रहे हैं क्योंकि पहले भी ऐसी चेतावनियां असली हमलों में बदल चुकी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ट्रेन स्टेशन और परिवहन व्यवस्था को निशाना बनाया जाता है तो हालात काफी अराजक हो सकते हैं और लोगों की आवाजाही पर बड़ा असर पड़ेगा। अब इस पर ईरान ने पावर प्लांट को सुरक्षित करने के लिए और स्कूलों को बंद कर दिया, रेलवे स्टेशनों को भी बंद कर दिया है, हवाई मार्ग सब बंद है। सुरक्षा बरती जा रही है ईरान की तरफ से, लेकिन इसके विपरीत ईरान पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई करने के लिए मिसाइल तैयार कर दिया है, टारगेट पर रख दिया गया, टारगेट कर दिया गया है पूरी तरह से, लिस्ट के साथ पूरे लिस्ट जारी करके। कुवैत हो, कतर हो, अबू धाबी हो, दुबई हो, सऊदी अरब हो, बाकी के और देश, पूरे मिडिल ईस्ट के देशों को उसने टारगेट पर सेट कर दिया है मिसाइल को। जहां अमेरिका ने हमले किए सिर्फ दागना है, छोड़ना है मिसाइल, बाकी सब कुछ तैयार है। ऐसे में तबाही का मंजर बहुत बड़ा हो सकता है, भयावह हो सकता है। भगवान करे कि ऐसा वक्त ना आए, लेकिन अमेरिका जिस तरह से कर रहा है उससे लगता है कि ऐसा कुछ तो होने वाला है। अब ऐसे में आज का रात कातिलाना है, ईरान तैयार है। अमेरिका की हरकत विश्व को तबाह करना हो गया। नेतन्याहू और ट्रंप ने जैसे विश्व को तबाह करने का एक कसम खा ली है। भारत फोकट में मोदी की वजह से इस युद्ध का शिकार हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर की राजनीति भी एक अलग दिशा में जा रही है। नीतीश और भाजपा में बात नहीं बनी। जिस भाजपा के चेहरे को सीएम बनाने की बात चली थी और विरोध हुआ था, आरएसएस ने उसी व्यक्ति पर मोहर लगा दी, सम्राट चौधरी पर। और नीतीश के 70 विधायकों ने सम्राट चौधरी का विरोध किया था कि हम इन्हें सीएम पसंद नहीं करते। और नीतीश कुमार के 4 शर्तों को भी
भारतीय जनता पार्टी ने नहीं माना। ऐसे में विपक्ष के साथ कहा जा रहा है कि 125 से 130 विधायकों की सूची तैयार कर ली गई है। कई दिनों से इस बात को मैं आप दर्शकों को बता रहा हूं। नीतीश के पास यह आखिरी मौका है, इसलिए नहीं कि इस देश का निजाम और सरकार बदलने के लिए, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपनी पार्टी को बचाने के लिए। अगर बिहार हाथ में चला गया तो नीतीश के पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा, जो उन्होंने अपनी 4 सूत्रीय मांगों में अपनी आशंकाएं जाहिर की है। लेकिन वही कहा जा रहा है कि नीतीश करेंगे ऐलान मोदी से समर्थन वापस लेने का। 14 तारीख को इस्तीफा भी देंगे और 14 तारीख को समर्थन वापस लेकर महागठबंधन के साथ सरकार भी बनाएंगे। मैं नहीं जानता, इसका आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन जब चर्चा और बात हो रही है तो यह बात अंदर से ही निकल करके आ रही है, इसलिए कहना भी जरूरी है। और नीतीश के पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचता है, क्योंकि नीतीश जब दिल्ली आएंगे तो नीतीश की पार्टी सुरक्षित रहेगी, इस बात की गारंटी नहीं है। और नीतीश की कोई भी शर्त मानने से इसलिए भाजपा इंकार कर रही है क्योंकि भाजपा को सरकार बनाने के लिए मात्र 6 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में 6 विधायकों की जरूरत है तो भाजपा नीतीश की बात क्यों सुने? लेकिन वह 6 विधायक किसके टूटेंगे? अगर असदुद्दीन ओवैसी के आएंगे नहीं और बहुजन समाज पार्टी का आएगा नहीं, नीतीश कुमार के जाएंगे तो दरबदल कानून के तहत उनकी सदस्यता चली जाएगी, और अगर आरजेडी के भी गए तो भी दरबदल कानून के तहत चली जाएगी। ऐसे में वह कौन होगा जो टूटेगा? या फिर नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की कगार पर तो नहीं है कि जो किसी भी तरह का समझौते के लिए अब तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत चौंकाने वाली खबर आ रही है जिसकी मैं स्वीकृति तो नहीं देता, लेकिन यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने 3 दिन का जो विशेष सत्र बुलाया है, 16, 17 और 18, नरेंद्र मोदी इसमें देश के नाम संबोधन भी करेंगे, देश को संबोधित भी इसमें करेंगे और उसके बाद इस्तीफा देंगे। रिटायरमेंट पर आरएसएस के साथ बात बन गई है, यह कहा जा रहा है। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह चर्चा बहुत तेजी से निकल रही है और कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार हो गए हैं कि किसी तरह से विदाई हो जाए, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी घातक साबित हो रहे हैं। और अगर ऐसा है तो अचानक क्या हो गया रातों रात की इस तरह की सूचना आने लगी? आरएसएस ने मना लिया नरेंद्र मोदी को, या नरेंद्र मोदी यह समझ गए कि अब हम फंस गए हैं? अब जो वक्त हालात जो उत्पन्न हो गए हैं, नरेंद्र मोदी ने सब व्यवस्थाएं बिगाड़ दी हैं और ईरान इजराइल के युद्ध में सब कुछ भंडाफोड़ हो गया है और अमेरिका के सामने सरेंडर हैं और इस तरह देश में विरोध हो जाएगा। इसके लिए अच्छा है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल दिया जाए कि अमेरिका से करार भी तोड़ा जा सके और इजराइल से, ताकि देश के आक्रोश को रोका जा सके। नहीं तो भाजपा तो खत्म होगी ही, आरएसएस भी खत्म हो जाएगी और आरएसएस खत्म हो गया तो जो आरएसएस का एजेंडा है इस देश में आगे लेके जाने का, वह एजेंडा दम तोड़ देगा। इसके लिए मोदी का इस्तीफा हो जाए और रिटायरमेंट हो जाए। आखिर उम्र भी हो गई और अब कितने दिन बदनाम हो गए हैं, विश्व में कोई पूछ नहीं रहा, हंसी मजाक उड़ा रहा है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि आरएसएस ने मना लिया है मोदी को और इसी विशेष सत्र में देश को संबोधित करके और मोदी इस्तीफा दे देंगे 18 अप्रैल को। मैं नहीं जानता कि इसमें सच्चाई कितनी है, यह वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से खबर अच्छी नहीं आ रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर 91 लाख वोट काटे गए हैं। ज्ञानेश बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए तत्पर हैं, ज्ञानेश कुमार यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, और किसी भी हद तक वह जाने को तैयार है।
90% मुस्लिम समुदाय का नाम काट दिया गया है पश्चिम बंगाल में, और मुस्लिमों की संख्या बहुत काफी है। यह वह क्षेत्र है जिस क्षेत्र में 127 सीटें आती है और 50 से 55% की मुस्लिम आबादी है, 60% की, जहां से 100 सीटों से शुरुआत करती है ममता बनर्जी, वहीं पर 90% मुस्लिमों के नाम काट दिए गए हैं। 91 लाख। यह तो सवाल अलग है कि क्या यह 91 लाख इस देश के नागरिक है या नहीं है, या घुसपैठी है। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी 2 करोड़ से अधिक नाम काटे गए, वह भी घुसपैठियों में ही तब आएंगे? तो सरकार से यह एक अलग सवाल होगा कि उन घुसपैठियों का क्या कर रही है, भगा रही है या नहीं भगा रही है। मेरी मम्मी का भी नाम कट गया है, तो उन्हें भी घुसपैठिया बता करके भेज दे। बांग्लादेश भेजेगी कि पाकिस्तान भेजेगी कि मोदी जी अपने घर में भेजेंगे, वह तो फैसला होगा आने वाले वक्त में। लेकिन ममता बनर्जी को हरा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हर वह मर्यादा तोड़ा जा रहा है पश्चिम बंगाल में। और दूसरी तरफ इंडिया ने मोदी का होश उड़ा दिया एक फैसले से, जो असम में हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर के, उनकी पत्नी को लेकर के 3-3 नागरिकता की बात पवन खेरा ने उठाई, तो पवन बौखलाई, भाजपा पवन खेरा के यहाँ छापा मरवा दी, लेकिन हेमंता के पास ईडी नहीं पहुंची। और ममता बनर्जी ने एक जंग छेड़ दिया है मोदी सरकार के खिलाफ। अब नीतीश नायडू इन हालातों में, जब युद्ध का प्रभाव देश पर, बेरोजगारी, महंगाई पर और सारे संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, और नीतीश कुमार को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और चंद्रबाबू नायडू चिंतित है इसलिए कि नीतीश कुमार के बाद उन्हीं का नंबर आने वाला है, वो बचने वाले नहीं है। ऐसे में क्या नीतीश नायडू छोड़ेंगे मोदी सरकार का साथ, करेंगे ऐलान? यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि, लेकिन यह कहा जा रहा है कि नीतीश एनडीए छोड़ देंगे। अब यह फैसला हो चुका है नीतीश का। तो बिहार का सीएम कौन होगा? तेजस्वी यादव होंगे या निशांत कुमार होंगे? क्योंकि नीतीश कुमार के ही विधायक 85 में 70 विधायक सम्राट चौधरी का विरोध कर चुके हैं, नीतीश से कह चुके हैं कि हम पार्टी छोड़ देंगे अगर सम्राट को, और सम्राट पर नीतीश को भी भरोसा नहीं रहा। अब नीतीश के ऊपर कैसा प्रेशर पड़ता है और क्या दबाव पड़ता है, यह वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश का प्लान बी अगर तैयार है और समझौता करने को तैयार नहीं है, तो नीतीश एनडीए छोड़ने का फैसला इसका मतलब कर चुके हैं। और सीएम पर सवाल है अब कि सीएम कौन होगा। लाजमी है कि जेडीयू का ही होगा, आरजेडी का नहीं होगा, लेकिन वह कौन होगा चेहरा? क्या निशांत कुमार होंगे? हो भी सकते हैं। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, सब कुछ आपके सामने आने वाले वक्त में आ जाएगा।